तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने देखा था कि फर्स्ट जो होती है हमारी प्रमोशन स्टेज होती है, राइट? है ना? तो वो हमने समझा था कि जो प्रमोशन स्टेज है उसमें क्या आता है कि प्रमोटर जो है उसको एक आइडिया आता है, एक अपॉर्चुनिटी वो सोचता है कि बिजनेस किया जाए, है ना? दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रमोटर। प्रमोटर कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, और इंडिविजुअल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर कि प्रमोटर जो है वो सोचने से ही नहीं बन जाता। प्रमोटर को कुछ फंक्शंस भी जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं सो दैट ही कैन लॉन्च अ कंपनी, राइट? तो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। नीचे डिटेल जो है गिवन है। तो ये है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो वो सोच रहा है कि कौन सा जो बिजनेस है वो किया जाए, राइट, जिसमें कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी आए, ठीक है, और वो बिजनेस जो है स्मूथली चल भी पाए। तो उसमें क्या कह रहा है वो? सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस करना कौन सा है। क्या मैंने जो है स्विगी का बिजनेस स्टार्ट करना है, जोमेटो की कंपनी जो है वो लॉन्च करनी है, या कुछ क्लोथ्स का बिजनेस करना है, या शूज बनाने की कंपनी खोलनी है? तो पहले तो वो सोचेगा कि मुझे किस फील्ड में जो है अपना बिजनेस करना है। द अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ producing a new product or service, or making some product available through a different channel, or any other opportunity having an investment potential। तो वो कह रहा है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो सोच रहा है वो कोई भी हो सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हो सकता है वो सोचे कि मैं पेन्स बनाने का बिजनेस शुरू कर लूं, या मैं नोटबुक्स बनाने का बिजनेस शुरू कर लूं, या मैं कोई सर्विस देना शुरू कर दूं, लाइक स्विगी जोमेटो, है ना, ये सारे हैं सर्विसेज देते हैं हमें। तो वो सोच रहा है कि मुझे सॉरी, कौन सा जो है बिजनेस उसमें आइडिया अपना वो लॉन्च करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सच अपॉर्चुनिटी इज देन एनालाइज्ड टू सी इट्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी उसको चेक करनी पड़ेगी कि इज दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी वर्क एज प्रैक्टिकली। क्या उसको प्रैक्टिकली जो फील्ड में उतारा जा सकता है, क्या वो प्रॉफिटेबल होगी, क्या वो प्रैक्टिकली मैं इस आइडिया को जो है एग्जीक्यूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो फिजिबिलिटी होती है टू पॉसिबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन, कि पॉसिबिलिटी है क्या कि वो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है। तो उसको डिफरेंट जो है फिजिबिलिटी स्टडीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या कह रहा है? इट मे नॉट बी फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनटू रियल प्रोजेक्ट। तो हो सकता है, कहते हैं कि वो सोच रहा हो कि मुझे ये बिजनेस करना है या वो करना है, बट हो सकता है वो फिजिबल ही ना हो, मीन्स वो प्रॉफिटेबली ना हो, और उसको प्रैक्टिकली हम कन्वर्ट ही ना कर पाए, कुछ ऐसा आइडिया हम सोच रहे हो। सो ये जरूरी नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी हम सोच रहे हैं, वो प्रमोटर सोच रहा है, उसको जो है कन्वर्ट किया जा सके इनटू अ रियल प्रोजेक्ट। द प्रमोटर्स देयरफॉर अंडरटेक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज to investigate all aspects of business they intend to start। तो अभी फिजिबिलिटी वो स्टडी स्टार्ट करने वाला है, जिसमें कि हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आ जाएगी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी आ जाएगी। तो वो देखेगा कि डिटेल्ड इसमें स्टडी करेगा कि क्या जो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो उसके सारे जो एस्पेक्ट्स है वो फिजिबल है, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी हम एक एक करके देखने वाले हैं। सो क्या कह रहा है वो? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉलोइंग फिजिबिलिटी स्टडीज मे बी अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, to examine whether the perceived business opportunity can be profitably
एक्सप्लॉइटेड। तो वो कहता है कि डिफरेंट आपको इंजीनियर्स भी बिठाने पड़ेंगे। हो सकता है आप कुछ टेक्निकल वर्क कर रहे हो, उसके लिए आपको इंजीनियर भी चाहिए। आपको फाइनेंस रिलेटेड कि मैं फंड्स जो है कहाँ से जनरेट करूंगा, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारी जो है फाइनेंस रिलेटेड स्टडीज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस वगैरह भी आपको चाहिए होंगे, सो दैट आप ये जज कर पाओ, ये आप देख पाओ कि आपका जो बिजनेस है क्या वो प्रॉफिटेबल चलेगा या स्मूथली चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या कह रहा है वो, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में समटाइम्स एन आइडिया मे बी गुड। हाँ, हम सोच रहे हैं कि अच्छा आइडिया है, बिजनेस अच्छा है, बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। हो सकता है वो टेक्निकली जो है पॉसिबल ही ना हो एग्जीक्यूट करना। इट मे बी हाँ। so because the required raw material और टेक्नोलॉजी इज नॉट इजीली अवेलेबल। कि हम जो सोच रहे हैं बिजनेस करना, हो सकता है कि जो हम मोबाइल फोन्स या हम लैपटॉप्स बनाने की सोच रहे हैं, है ना, हमारे पास टेक्निक नहीं है, मतलब टेक्निकल जो ऑफिसर्स है या इंजीनियर्स है वो अवेलेबल नहीं है, या उसकी जो चिप वगैरह चाहिए, है ना, या उसका कुछ डिस्प्ले सिस्टम चाहिए, तो वो या कोई बैटरी ऐसी चाहिए कि वो हमारे पास इजीली हमें अवेलेबल नहीं है। तो हम सोच तो रहे हैं कि अच्छा आइडिया है बिजनेस, हम ये वाला एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट हो सकता है उसका रॉ मटेरियल, उसका जो टेक्निकल नो हाउ है वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ये हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जिस बिजनेस आइडिया को हम सोच रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको बिजनेस बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ये क्लियर है प्रियांश पॉइंट? सब। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फंड्स जो हैं वो क्या कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा बिजनेस में, है ना, और क्या वो हमारे पास इनफ कैपिटल, डू वी हैव इनफ कैपिटल सो दैट वी कैन लॉन्च अ कंपनी। क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं, और डू वी नीड टू अरेंज द फंड्स थ्रू द बैंकिंग सिस्टम और थ्रू द अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हमें अगर पब्लिक कंपनी खोलनी है तो हमें जो वो अपने शेयर्स है वो लिस्ट करवाने पड़ेंगे इन द एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बट इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्राइवेट कंपनीज, देन वी नीड टू अरेंज द फंड्स बाय आवर सेल्फ ओनली, है ना, हमें अपने आप ही वो फंड्स जुटाने पड़ेंगे, जितने लोग भी मिलके ये सोच रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी जो है ये हमें देखनी पड़ेगी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड्स, ये तो हमें पता है ना, कि हमें बिजनेस करना है। सपोज हमें 1 करोड़ चाहिए, लाइक हमें 100,000 चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि हमें फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कैसे करने वाले हैं। द प्रमोटर्स हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है हमने मोबाइल फोन्स बनाने हैं ना, स्मार्टफोन्स बनाने हैं हमने, और उसके लिए हमें कितनी जो कंपनी लॉन्च करनी है, कितनी मशीन्स लगेगी, कितनी जो लेबर है वो हायर करेंगे हम, है ना, और कितना जो है हमें स्पेस की जरूरत है, हाँ। कितनी लैंड चाहिए, कितना उसमें बिल्डिंग बनाएंगे, तो कितना जो है एस्टिमेशन चाहिए हमें फंड्स का। तो वो हमें देखेंगे। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी इजीली अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मीन्स, द प्रोजेक्ट हैज टू बी गिवन अप। वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट आपने सोचा है, अगर उसका आउटले, आउटले मीन्स कि उसके जो फंड्स हैं, मतलब जो बाहर आप भेजोगे कि मुझे लैंड चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो जो भी अगर आउटफ्लो आपका निकल के आ रहा है फंड्स का कि इतना आपको रिक्वायर्ड है, सपोज आपको 2 करोड़, 50 करोड़, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस सोच रहे हो आप। तो अगर आपको लगता है कि उस पे जो हैवी फंड्स है वो लगेंगे, 5 करोड़ लगेगा, 10 करोड़ लगेगा, 50 करोड़ लगेगा, तो अगर आपके पास इतना जो है फंड्स नहीं है, आपकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो आपको अलाउ नहीं करती, और ना ही आपको लगता है कि आप बैंक से अरेंज कर पाओगे इतने लोन्स, तो आपको वो आइडिया वहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट हैज टू बी गिवन अप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि एक प्रमोटर को कंपनी लॉन्च करने से पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमारा क्या आ जाएगा, समटाइम्स क्या कह रहा है वो, इट सो हैपन्स दैट
sometimes it so happens that a project is technical viable and financially feasible. हाँ, अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं वो टेक्निकली भी वायबल है, टेक्निकल नो हाउ हम कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, हम इंजीनियर्स अरेंज करेंगे, हम जो स्किल वाले पर्सन है वो अरेंज कर लेंगे, और हम फाइनेंशियली भी फिजिबल है वो प्रोजेक्ट, मीन्स हमारे पास फाइनेंसिस भी जो है वो है रिक्वायर्ड जितने हमें चाहिए, बट the chance of it being profitable is very little in such cases, as well as the idea may have to be abandoned. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सारा कुछ है, हमने सब कुछ अरेंज कर लिया, हमने टेक्निक भी अरेंज कर ली, हमने फाइनेंसिस भी अरेंज कर लिए, बट अगर हमें लगता है कि हमें कुछ बचने नहीं वाला है ज्यादा, राइट, कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या बिजनेस है वो क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है, प्रॉफिटेबल नहीं होगा या कम होगा, है ना, तो वो आइडिया हमें जो है अबेंडन करना पड़ेगा, वहीं हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, राइट। ओनली व्हेन दीज, सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमेशा आपको क्या माइंड में रखना है, प्रॉफिट, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं दैट वी अंडरटेक टू अर्न प्रॉफिट, right, we sell the goods for some consideration or for some value, that is known the economic feasibility. Economic feasibility जब भी आएगा, you have to keep in mind the profits, right, because or keep in mind that we are selling something in exchange of some consideration or value, so that we can make profits, we can generate income. So economic feasibility में हमें क्या चाहिए, profit चाहिए, but अगर हमें लगता है कि technically भी the idea is viable and financially also it's feasible, but जो profits है वो we will not be capable to earn the profits, then that idea should be abandoned, और उस idea को drop out हमें करना पड़ेगा. So only when these investigations throw up positive results, ठीक है, तो जब ये इन्वेस्टिगेशन सारी टेक्निकल जो है फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जब इन स्टडीज के, इन इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट वी हैव पॉजिटिव इन आवर हैंड, है ना, पॉजिटिव मिल गए कि हमारे पास फाइनेंसिस भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, और वी आर प्रॉफिटेबल, वी विल बी प्रॉफिटेबल ऑल्सो, तब आप जो है अपना आइडिया जो है उसको आगे लेके जा सकते हो. द प्रमोटर्स मे डिसाइड टू एक्चुअली लॉन्च अ कंपनी, देन ओनली अ प्रमोटर जो है वो एक्चुअली ही कैन लॉन्च अ कंपनी. है हमारा, ये क्लियर है ना प्रियांश, तीनों स्टडीज. नेक्स्ट आ गया हमारा नेम अप्रूवल. नेम अप्रूवल ये ना इसके बाद था, राइट. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट सॉरी, हाँ, तो ये है हमारा नेम अप्रूवल. अब नेम अप्रूवल कैसे होगा, हमने ये सोच लिया कि वी आर टेक्निकली एफिशिएंट ऑल्सो, राइट, हम हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में भी हम पास हो गए, ठीक है. वो सारी स्टेजेस जब प्रमोटर ने कंप्लीट कर ली है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. कहाँ जाएगा, आरओसी के पास. हाँ, आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. जहां हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आरओसी को बोलेंगे कि वी नीड टू लॉन्च अ कंपनी, सो दिस नेम वी हैव डिसाइडेड, कैन यू पास दिस नेम. वो आपको अप्रूव करेंगे नेम. नेम जो है कंपनी का किस बेसिस पे अप्रूव किया जाता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट. कंपनी का नेम किस बेसिस पे, कुछ भी नेम रख लेंगे हम, प्रियांश लिमिटेड या सोनिया लिमिटेड या कुछ भी, एनीथिंग, रिलायंस जैसे उन्होंने नाम रखा, तो कुछ भी, क्या हम जो नेम है वो रख सकते हैं क्या. जस्ट अ सेकंड. हाँ, पर वो नेम किसी और ने ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, वरना कॉपीराइट आता है. वेरी गुड. हाँ, एक तो ये कंडीशन है ना, एक वो लीगली भी थोड़ा, मतलब लीगल भी होना चाहिए नेम, है ना, ऐसे नहीं कुछ भी गैम्बलिंग वगैरह ऐसे कुछ भी हम नेम नहीं रख सकते, है ना. तो एक तो कंडीशन क्या है कि वो नेम जो है किसी ने एक्वायर ना किया हो, वो नेम जो है प्री ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, है ना. तो मतलब हम किसी का जो नाम, सपोज अंबानी जी ने रिलायंस अपना नाम रखा है इंडस्ट्रीज का, और मैं भी रिलायंस रख के बैठ जाऊं,
तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो नाम जो है यूनिक होना चाहिए, पहले से ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, और एक लीगल नेम होना चाहिए। आरओसी पहले उसमें सारी सर्च करेगा कि जो नाम आपने जो है दिया है उनको, कि वो अप्रूव करते हैं। So, having decided incorporate company, promoters have to select a name for it and submit an application to the registrar of companies of the state. जिस स्टेट में हम लॉन्च करने वाले हैं कंपनी, सपोज वी आर इन दिल्ली, राइट। तो दिल्ली में अगर हम कोई कंपनी जो है खोलना चाह रहे हैं, तो उस स्टेट के आरओसी को, जो आरओसी का ऑफिस होता है, वहां हमें जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन हमें देनी पड़ेगी, in which the registered office of the company is to be situated for its approval. The proposed name may be approved if it's not considered undesirable. तो अगर उनको लगेगा कि ये नाम आपका डिजायरेबल है, ओके है, फाइन है, तो वो आपको वो नाम अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज आपको वो कैंसिल कर देंगे, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव next we have fixing up signatories to the MOA. सुना है कभी ये वर्ड MOA, AOA? नहीं? ओके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपको इसके लिए सिग्नेटरीज जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। सिग्नेटरीज कौन होता है? हु इज साइनिंग द डॉक्यूमेंट, हु इज साइनिंग द डॉक्यूमेंट, हाँ, साइनिंग द डॉक्यूमेंट, उसको आप सिग्नेटरी बोलते हो, ठीक है। तो सिग्नेटरी आपको फिक्स करना पड़ेगा। एमओ जो है कौन साइन करेगा? तो एमओए जो है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो होता है, उसमें लिखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, राइट। एमओए जो है वो क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? एक डॉक्यूमेंट कंपनी बनाएगी, दैट इज नोन एज एमओए। एओए भी बनाती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एमओए में कंपनी लिखती है अपने ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है कंपनी का रिलेशन शो करता है विद द आउटसाइडर्स, ठीक है, लाइक पब्लिक, है ना। पब्लिक को बताएगी कंपनी, सपोज रिलायंस है, उनका एमओए हम देख सकते हैं, तो वो उनमें क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी जो नेक्स्ट ईयर तक क्या जो है आगे बिजनेस लॉन्च करने वाली है, उसके प्रॉफिट्स कितने, उन्होंने बजट जो है एस्टिमेटेड लगाए हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, कितनी उनकी कैपिटल लगी हुई है, क्या उनके प्रोजेक्ट्स है। तो ये होता है कंपनी का रिलेशन विद द आउटसाइडर्स, जिसको कि हम देख सकते हैं एमओए, ठीक है। तो उसको साइन करना पड़ता है। तो उसको साइन कौन करेगा? डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमें डायरेक्टर्स भी तो अपॉइंट करने हैं ना, जो कंपनी को देखेंगे, मैनेज करेंगे, चलाएंगे। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो साइन करते हैं एमओए। तो डायरेक्टर्स हमें पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे प्रमोटर को, कि सपोज प्रियांश जो है वो मेरे डायरेक्टर होंगे, सोनिया सेतिया जो है वो मेरी डायरेक्टर होंगी कंपनी की। तो उसमें हमें साइन करने पड़ेंगे एमओए में, कि वी आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। वो उसको कंसेंट लेटर हम जो है साइन करके देंगे प्रमोटर को, कि वी आर रेडी टू work as the directors in this company. Suppose ABC लिमिटेड कंपनी हमने बनाई, तो उसमें हम डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए रेडी हैं, उसको हम फिर एमओए भी उसका साइन करेंगे। और एओए क्या होता है? एओए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है रूल्स ऑफ द कंपनी, रूल्स ऑफ द कंपनी। रूल मतलब जो एमओए में हमने ऑब्जेक्टिव लिखे एबीसी लिमिटेड के, है ना, उसको कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या काम होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे कंपनी के अंदर, तो वो रूल्स जो हैं वो लिखे होते हैं एओए में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स who will be signing to MOA of the proposed company। proposed company जिसके बारे में हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं, उसको, उसके MOA को कौन साइन करेगा? Usually the people signing MOA are the first directors of the company. Their written consent to act as directors and to take up the qualification share in the company is necessary। तो कई बार क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं
उनको कुछ शेयर्स जो है कंपनी के लेने पड़ते हैं। सपोज हमने बोला कि एबीसी लिमिटेड के 50 शेयर्स जो है वो, अगर प्रियांश जो है डायरेक्टर बनता है तो 50 शेयर्स प्रियांश को लेने पड़ेंगे और मुझे भी 50 शेयर्स लेने पड़ेंगे इफ आई एम रेडी टू वर्क एज अ डायरेक्टर इन द एबीसी लिमिटेड। तो मुझे भी कुछ शेयर्स लेके क्वालिफाई करना पड़ेगा कि हाँ मैंने शेयर्स परचेज कर लिए हैं, अब मैं आपके कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करूंगी। ठीक है, तो ये जो है मैंडेटरी नहीं है अभी, पहले था मैंडेटरी। बट अगर एओए में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको इतना जो है शेयर्स लेने पड़ेंगे तो फिर हमें लेने पड़ेंगे वो। ठीक है, बट एमओए जो है उसके कुछ भी बाहर नहीं है। एमओए जो हेड है, ठीक है, एओए उसके कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है। तो कोई भी अगर चीज हमें देखनी है कि ये काम हमें कंपनी में करना है या नहीं करना, फर्स्टली वील सी एमओए। अगर वो अलाउ करता है तब हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि एमओए जो है वो साइन करके देंगे, और जो डायरेक्टर है, सपोज आप डायरेक्टर बने और मैं डायरेक्टर बनी, तो मैं एक कंसेंट लेटर उनको साइन करूंगी कि मैं कोई जोर जबरदस्ती मेरे को नहीं की गई, मैं खुद से ही एज अ डायरेक्टर इनकी कंपनी में काम करने के लिए ये कंसेंट लेटर दे रही हूँ, मतलब मैं विलिंग हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ हम्म। प्रोफेशनल्स। अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में क्या आएगा कि हमें जो है सीए भी एक कंपनी का वो रखना पड़ेगा, है ना। सीए को भी अपॉइंट करना पड़ेगा और हमें सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी, जो हमारा सारा काम देखेगा कि एजीएम्स कब होंगी, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग्स कब होंगी, हमारा जो वोटिंग सिस्टम वगैरह का वो सारा देखेगा, नोटिस वगैरह बनाने, साइन करने। और क्या किया जाता है, बैंक, इसमें हम बैंक भी देखते हैं कि हमारा बैंकर कौन होगा जो हमें लोन्स वगैरह देगा, राइट। और हमारा जो अंडरराइटर कौन होगा, है ना, ब्रोकर कौन होगा, ये सारे। सीटीओ, राइट, सीटीओ क्या होता है, सीटीओ अपॉइंट करेंगे हम। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीएमओ अपॉइंट करेंगे हम। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, है ना। तो ये सारे जो ऑफिसर्स हम्म। हैं, ये जो सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रमोटर को अपॉइंट करने पड़ेंगे, राइट। सर्टन प्रोफेशनल सच एज मर्केंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स are appointed by the promoter to assist them in the preparation of necessary documents which are required to be filed with the registrar of companies. The names and address of the shareholders, number of shares allotted to each is submitted to the registrar in the statement return of allotment. तो ये हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आरओसी को देनी है। ठीक है, तो एक अगर आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो एक प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाता है, राइट, जिसमें कंपनी क्या करेगी, कितनी कैपिटल होगी, कौन कौन शेयर होल्डर्स होंगे, है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा और डिविडेंड क्या दिया जाएगा, उसमें सारा वो लिखा होता है। ठीक है, तो जो सारा हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आरओसी को, सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड देने हैं, आधार कार्ड देने हैं, एमओए बनाना है, एओए बनाना है, राइट। तो ये हमारा बैंकर जो है वो हमें लोन कितना देगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस प्रियांश, इसमें डाउट तो नहीं कोई? नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। वही जो अभी हमने बात की कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए होंगे जो कि हमें आरओसी को सबमिट करवाने पड़ेंगे। ये सारा कुछ हमें आरओसी को देना पड़ेगा, फिर वो देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, ओके हैं, तब वो हमें जाके कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का शुरू करने का सर्टिफिकेट इशू करेंगे, राइट। तो preparation of necessary documents. The promoter takes up steps to prepare certain legal documents which have to be submitted under the law to the registrar of companies for getting a company registered. तो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाने पड़ेंगे और जमा वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। दीज डॉक्यूमेंट्स आर एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। ये तो मेन उन्होंने 3 लिख दिए। तो एमओए भी देना पड़ेगा बना के, जो कि साइंड बाय डायरेक्टर्स होगा,
एओबी देना पड़ेगा, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, आपका कंसेंट और मेरा कंसेंट, बिकॉज हम डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, है ना। हम बोलेंगे कि हम हम्म, अपने ही मर्जी से राजी हुए हैं काम करने को, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसको साइन करके हम देंगे। नेक्स्ट वी हैव एमओए। अब वो डिटेल में बता रहा है कि एमओए में क्या क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट डिफाइंस द, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड डिटर्मिन्स द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन फिक्स कर देता है कि इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। जैसे रामायण में क्या हुआ था, लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी ना, राइट। वो क्या थी, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन हाँ। जो थी वो तय की गई थी, बट वो उसके बाहर हमें नहीं जाना था। अगर बाहर जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, हमें पता है ना, राइट, हम देख चुके हैं। तो वो बाउंड्री लाइन होती है जैसे कि हमें क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज हम पे वो पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं। विद इन विच कंपनीज हैज टू परफॉर्म टास्क। तो कंपनी को वो कहता है टास्क जो है परफॉर्म करने हैं इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर रह के, राइट। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन एमओए। वो कहता है कि जो एमओए में लिखी गई है एक्टिविटीज, वही वहीं तक रह के आपको सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करने हैं। आप कोई भी और एक्टिविटी जो कि एमओए में नहीं लिखी गई वो आप अंडरटेक नहीं कर सकते, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्लॉजेस। अब वो कहता है कि एमओए में क्या क्या क्लॉजेस जो है लिखी जाती है। तो ये है फर्स्ट क्लॉज। क्लॉज हमारी, द क्लॉजेस कंटेन्ड इन एमओए। फर्स्ट है हमारी नेम क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी इन विच द कंपनी विल बी नोन, विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय आरओसी। तो वो कहते हैं नेम क्लॉज जो है वो कंपनी की लिखी जाएगी एमओए में, कि कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। आगे है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो एमओए में सारा कुछ रहता है कि कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड है, राइट। उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में होगा, ये वाला जो है एड्रेस होगा, लोकेलिटी होगी, बैंड्रा होगा या सेंटा क्रूज का कोई भी है, तो वहां पे उनका जो है नाम जो है कंपनी का और एड्रेस जो है प्रॉपर वो दिया जाएगा कि रजिस्टर्ड हेड ऑफिस जो है कंपनी का वो कहाँ पे होगा। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट, लाइक रिलायंस मुंबई में है ना, तो मुंबई आ जाएगा स्टेट। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, कि कहाँ पे हम जो है हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस हम खोलेंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, बट द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो वो कहता है कि हो सकता है तुमने अभी जगह का डिसाइड ना किया हो, है ना, कि कौन सी लोकेलिटी में तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने वाले हो। तो वो अगर वो कहता है कि तुम नहीं भी देते अभी फॉर द टाइम बिंग एमओए में, बट बाद में आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो एड्रेस जो है वो नोटिफाई करवाना है, वो बताना है आरओसी को कि ये हमारा हेड ऑफिस है, दिस इज द एड्रेस ऑफ अ हेड ऑफिस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में इसका नाम जैसे बता रहा है, तो क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में, क्या इसमें होना चाहिए कि कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है खोलने का, हाँ। हाँ है ना, पर्पस क्या है, यही होना चाहिए ना। So this is probably the most important clause of the MOA. It defines the purpose for which the company is formed. कि हमारा पर्पस क्या है कंपनी खोलने का, क्यों खोली हमने कंपनी। A company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the object stated in this clause. तो वो कहता है कि जो आपने कंपनी जो है वो आप एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म नहीं करोगे जो कि एमओए से बाहर है। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हैं वो उसके अंडर अंडर ही आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज क्या आती है, लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो क्या होती है। अमाउंट हाँ, अमाउंट पेंडिंग है।
नहीं, वैसे अगर हम जनरल लैंग्वेज में या जनरल अंडरस्टैंडिंग की उसमें बात करें तो लायबिलिटी क्या होती है? अकाउंट्स में तो हम पढ़ते हैं ना काफी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में पढ़ी है लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या होती है? हमारी देनदारी, द अमाउंट जो विच एक वी, सर्टेन अमाउंट पेड बैक करना होता है। हाँ यस, विच वी ओ टू समवन, है ना? हम पे उधारी है किसी की, है ना, हमने देना है किसी का। द अमाउंट विच वी ओ टू समवन, ठीक है। दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। तो ये क्लॉज जो है लिमिट करती है मेंबर्स की लाइबिलिटी को। मेंबर्स कौन है यहाँ पे? शेयर होल्डर्स, ठीक है। चाहे वो आप प्राइवेट कंपनी की बात करो तो 4 लोगों ने मिलकर खोली है तो 4 लोग शेयर होल्डर्स हो गए। अगर आप, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे कि रिलायंस है ना, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी, अगर पब्लिक कंपनी भी है हमारी, तो जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो उतने तक ही लायबल है जितने की पैसे उन्होंने नहीं दिए। सपोज मैंने जो है ना इंस्टॉलमेंट में शेयर परचेज किए हुए रिलायंस के, है ना, सपोज मैंने 50 शेयर परचेज किए हुए हैं जिसपे की अमाउंट जो है मैंने 5,000 देना है कंपनी को। एप्लीकेशन पे ये सारा आएगा आपका कंपनी अकाउंटिंग में, क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, सपोज मैंने 5,000 दे दिया, बट मैंने देना कितना था? 10,000 टोटल में, बट अभी मैंने 5 ही दिया है। तो 5 क्या है? आई एम लाइबल टू पे 5,000 टू रिलायंस। तो मेरी लाइबिलिटी उतनी ही बनेगी, उससे ज्यादा मेरे से नहीं मांग सकते कि 15 दो, 20 दो, राइट? तो मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनपेड जितनी शेयर्स पे अमाउंट है वहीं तक रहती है। दिस क्लॉज स्टेट्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द लाइबिलिटी मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। तो वो कहते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स तो हो गया कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5,000 मैंने दे दिया, 5,000 अभी नहीं दिया। तो लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जो शेयर की अनपेड अमाउंट है वही देनी है मैंने, राइट? गारंटी क्या होता है? कई बार कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, लाइक डायरेक्टर्स वगैरह, वो गारंटी लेते हैं कि कल को कंपनी की वाइंडिंग अप हुई, वाइंडिंग अप मतलब बंद करना कंपनी को, या कोई परेशानी आई, है ना, इंसॉल्वेंसी वगैरह हुई, तो हम इतना अमाउंट देंगे। तो वो होता है अमाउंट लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जितने की किसी मेंबर ने गारंटी ली हुई है तो उतना उसको देना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट वी हैव कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल में क्या लिखा जाता है? कंपनी की कैपिटल कितनी होगी यही लिखा जाएगा ना। और क्या क्या आ सकता है कैपिटल में? कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। हाँ, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें ना कंपनी अकाउंटिंग डिटेल में आता है आपको क्लास 12th में। एक कंपनी अकाउंटिंग की प्रॉपर बुक है, एक पार्टनरशिप की है, एक कंपनी अकाउंटिंग की है, तो उसमें ये सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ोगे आगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये समझ लेते हैं कि कंपनी की जो कैपिटल है वो मेनली क्या क्या होती है। एक तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या टोटल नॉमिनल कैपिटल, 3 4 नाम है इसके, ठीक है। मेनली ऑथराइज्ड कैपिटल हम कहते हैं। नेक्स्ट होती है इशूड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के आगे 2 पार्ट्स आते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक होता है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये ना 4 टाइप्स की, मेनली 3 टाइप्स की हाँ आती है हमारी। ऑथोराइज्ड क्या होता है कि जितनी कंपनी अपने पूरे लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में, सपोज कंपनी 20 साल हम चलाने की सोच रहे हैं, तो 20 सालों में कितनी जो कैपिटल है वो हम लगाएंगे, वो हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। या हमने, अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कितने कितने जो नंबर ऑफ शेयर्स है या कितने कैपिटल के शेयर्स हम इशू कर पाएंगे, ठीक है, कंपनी के लाइफ टाइम में कितना कैपिटल जो है वो इशू किया जा सकता है और कंपनी जो है फंड्स उतने अरेंज कर सकती है। सपोज हमने बोला कि 5 करोड़ की जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की वो 5 करोड़ से रहने वाली है, ठीक है। हो सकता है शेयर अभी हमने 2 करोड़ के इशू किए, 3 करोड़ में बाद में कर लेंगे, बट मैक्सिमम जो कैपिटल है आप कितनी अरेंज कर सकते हो, दैट इज 5 करोड़, सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। जैसे 5 करोड़ हमने सोचा था कि हम पूरे लाइफ टाइम में इशू करेंगे, शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, 2 करोड़ अभी हमने इशू कर दिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इशूड कैपिटल। ठीक है, बाकी क्या है, अभी अनइशूड कैपिटल है। 2 करोड़ में से कितने शेयर आपके खरीद लिए लोगों ने, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सपोज 1 करोड़ 90 लाख के लोगों ने शेयर परचेज कर लिया आपकी कंपनी में, बट क्या उन्होंने सारा पैसा दे दिया? अगर सारा दे दिया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाता है। बट कुछ अगर आपको पैसा नहीं मिला उन शेयर पे, तो वो आ जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ऐसे जो कंपनी की कैपिटल है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन रेज अलोंग विद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू शेयर्स। अ कंपनी कैन ओनली secure a specified capital amount mentioned in this clause. Any special rights or privilege are given to shareholders are mentioned here. तो वो कहता है कि कंपनी कितना जो कैपिटल है वो रेज करेगी मतलब कितना शेयर्स इशू करेगी लोगों को, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, कितने मैक्सिमम कैपिटल जो है वो कंपनी अरेंज करेगी अपने लाइफ टाइम में। और अगर आप स्पेशल कोई राइट्स दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, है ना, कोई आप स्पेशल बेनिफिट दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, सपोज आप बोनस शेयर दोगे या आप इतना डिविडेंड दोगे, वो सारा कुछ मेंशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज किस में आएगा? सब्सक्रिप्शन होता है मतलब कितने लोगों ने आपकी कैपिटल सब्सक्राइब की है, मतलब कितने लोगों ने कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या कह रहा है वो, ये यहाँ पे हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी में कौन पैसा लगाता है और पब्लिक में कौन लगाएगा। दिस क्लॉज हैज द नेम्स, address and details of its first subscribers. A private limited company needs at least 2 members. Public limited company will have a minimum of 7 members. It's mandatory for these subscribers to take at least 1 share. तो वो कहता है कि एक शेयर तो होना ही चाहिए। अब अगर आप जो है मेंबर हो कंपनी के, तो एक शेयर तो होगा ही आपके पास, अगर आप डायरेक्टर भी बन रहे हो तो वो कहता है कि आपके जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनके नाम होने चाहिए, उनके एड्रेस होने चाहिए। आपके पास मेनली जो होते हैं डायरेक्टर्स, लाइक फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, तो उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। तो वो कहते हैं प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होती है? मिनिमम 2, राइट। जैसे पार्टनरशिप में 2 की होती है, 2 मेंबर, इसमें भी 2 मेंबर चाहिए। और पब्लिक कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो जैसे रिलायंस है, तो उसमें मिनिमम कितने चाहिए? 7 जो शेयर होल्डर्स है, 7 मेंबर्स जो है वो चाहिए हमें कंपनी लॉन्च करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। नेक्स्ट ये हमारा एमओए जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट शुरू होता है हमारा एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है एमओए को, कि एमओए से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल काम करेगा, जो रूल्स हमने सेट किए एमओए में, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए उनको अचीव कैसे करना है, वो रूल्स कहाँ मिलेंगे हमें? एओए में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सो दिस इज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है हमारा?